नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। आज एक रिपोर्ट है आईएमएफ की रिपोर्ट जो भारत के बारे में है। आईएमएफ रिपोर्ट रेफरेंस टू इंडिया, तो इसी के संदर्भ में बात करेंगे कि आईएमएफ और भारत सरकार इन दोनों के बीच कुछ मामला अभी मुद्दे में है, गरमाया हुआ है। आईएमएफ वर्सेस भारत, इसके बारे में हमको देखना है। पहले आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए कि आईएमएफ क्या है। आई फॉर इंटरनेशनल, एम फॉर मॉनेटरी, एफ फॉर फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बोलेंगे, आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब है, कुछ फैक्ट देखिए। स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जस्ट इसकी स्थापना हुई है, ताकि पूरे देश का जो गरीबी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो तबाह हो गए थे कंट्री, उनका रिनोवेशन करना था, रिकंस्ट्रक्शन करना था। तो 1945 में स्थापना हुई। बोलेंगे कितने सदस्य इसके मेंबर है, 190 सदस्य इसके मेंबर है। करंट में काम क्या करता है ये, बोलेंगे ऋण देने का काम करता है। देश को जरूरत पड़ने पे ऋण देने का काम करता है, ठीक है। अर्थात इसका काम क्या है, ऋण देना जरूरत पड़ने पे। जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर, रुपए हो, पौंड हो, स्टर्लिंग हो, यूरो हो, जितने भी करेंसी दिखाई दे रहे इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन होता है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को स्थिर करने की कोशिश करता है, ज्यादा उड़ता ना हो। तो एक्सचेंज रेट से संबंधित मामले को देखता है। गरीबी कम करने का भी इसका टारगेट है कि गरीब देशों को विशेष रूप से मदद किया जाए, और जरूरत पड़ने पर ऋण देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका में क्राइसिस है, पैसे की कमी पड़ी, तो आईएमएफ विशेष रूप से मदद कर रहा है, ऋण दे रहा है। इंस्टॉलमेंट में ऋण दे रहा है, बाद में भुगतान करना होता है। ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में। फिर बोलेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन डीसी, अर्थात अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। वाशिंगटन डीसी, डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है। इसकी हेड कौन है वर्तमान में, बोलेंगे हेड जो है इसका क्रिस क्रिस्टीना, ये बोलेंगे क्रिस्टीना जॉर्जिया। तो क्रिस्टीना याद रखिए आप, ये नाम बस आपको याद रखना है, क्रिस्टीना इसकी हेड है। और जो डिप्टी डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे, वो भारत की है। क्या बोलेंगे, तो डिप्टी डायरेक्टर वो है गीता गोपीनाथ। ये पूछ सकता है आपसे, गीता गोपीनाथ। अमेरिका, भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ। डिप्टी डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर है क्रिस्टीना, अर्थात आईएमएफ की हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिया। डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है। इसकी एक रिपोर्ट आती है, तो वह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट आउटलुक, इसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कभी कभी पूछता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, आप बोलेंगे आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका जारी करता है। स्थिति बताता है, ऋण से संबंधित, एक्सचेंज रेट से संबंधित, इन्फ्लेशन, गरीबी, सारे के बारे में, कंट्री, पार्टिकुलर कंट्री के बारे में डिस्क्राइब करता है ये। तो कुछ फैक्ट है इसके बारे में। अब बाहर से इसका क्या मामला है, रिपोर्ट आया है जस्ट 2-3 दिन पहले, तो इसी पे फोकस है। देखिए आईएमएफ का क्या कहना है। आईएमएफ का कहना है कि भारत जो है, भारत सरकार, आरबीआई जानबूझ के करेंसी का मैनिपुलेशन करते हैं। पहला आरोप आईएमएफ कह रहा है करेंसी मैनिपुलेशन का, करेंसी मैनिपुलेशन, अर्थात जो रुपए है वह डॉलर, तो इसमें जानबूझ कर क्या कर रहा है, रुपए व डॉलर जानबूझ के आरबीआई और भारत सरकार दखल अंदाजी करती है। भारत सरकार, पहला आरोप कि करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है, जानबूझ के रुपए और डॉलर खरीदी बिक्री कर रहा है, बार बार कर रहे हैं, ठीक है, पहला आरोप लगा है। सेकेंड नंबर पे समय समय पे किया इसने, समय समय पे। थर्ड नंबर बोल रहा है 78 बिलियन डॉलर डाले, रुपए 78 बिलियन डाले हैं रुपए में, और डॉलर खरीदा, डॉलर खरीदा।
मतलब आरबीआई क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है, जानबूझ के जो है डॉलर की कीमत को बढ़ाता है, डॉलर की कीमत बढ़ाया। तो इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, फिर बोल रहा है इसी में आगे, क्योंकि जानबूझ के डॉलर का खरीदी कर रहा है तो फॉरेन कोष भी बढ़ा, फॉरेन रिजर्व बढ़ा, विदेशी मुद्रा कोष याद रखिए, डॉलर खरीदेगा तो विदेशी मुद्रा कोष जो रहते हैं वो बढ़ते हैं आरबीआई के पास, इसमें वृद्धि हुई। इतने सारे आरोप लगाए हैं एक साइड। तो करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है आईएमएफ एक रिपोर्ट में कि भारत सरकार और आरबीआई बार बार क्या करते हैं, समय समय पे जो फॉरेन बाजार है एक्सचेंज रेट से संबंधित उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, $70 बिलियन डाल रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं। तो ये रुपए में डाला गया है और डॉलर खरीदा गया है, फॉरेन रिजर्व कोष बढ़ा है भारत का समय समय पर, ये है। अब यहाँ पे सरकार का क्या कहना है, सरकार और आरबीआई का, तो सरकार ने रिपोर्ट को खारिज किया है इस वाले पक्ष को लेके। सरकार करती है, सरकार का कहना है कि हर कंट्री करती है, हर देश करती है, करेंसी मैनिपुलेशन का काम सिर्फ भारत नहीं करता बल्कि हर कंट्री करती है, भारत जरूरत पड़ने पे करता है, समय समय पे। तो बोल रहा हर देश करती है, जो रुपए है रुपए का डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन इसको हमको देखना है। फिलहाल आप फैक्ट समझते चलिए भारत सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है कि हर देश करती है, भारत ने भी किया रुपए का डिवैल्यूएशन, लेकिन समय समय पे नहीं किया। आप गलत बोल रहे हैं कि समय समय पे हमने किया है, हमने जरूरत पड़ने पे किया है, जरूरत पड़ने पे किया। कि समय था तो हमने किया, अदरवाइज हम बाजार के जो डिमांड और सप्लाई का नियम है उस पर चलते हैं। हर चीज बाजार में किसके हिसाब से चलता है, डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ रुपए या डॉलर की खरीदी बिक्री हो वो बाजार डिसाइड करेगा, बाजार मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा। तो भारत सरकार का कहना है बाजार डिसाइड करता है कि रुपए खरीदे जाएं कि डॉलर खरीदे जाएं बेचे जाएं, ये हम डिसाइड नहीं करते। हाँ, जरूरत पड़ने पे हर देश करती है तो हम भी करते हैं, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ऐसा इसलिए होता है कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे, बनी रहे। सेकंड बोल रहा है जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण रहे। तो आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, इन्फ्लेशन पे नियंत्रण करने के लिए जरूरी भी है कि समय समय पे जो उग्रता आती है फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन कोष में, उसमें देखा जाए मामले को, अर्थात रुपए का डिवैल्यूएशन कर ले। तो ये है आईएमएफ। एक बार देख लीजिए, एक साइड आईएमएफ का और दूसरे साइड भारत सरकार का प्रतिक्रिया। बस मामला कुछ नहीं है, तो भारत पे अमेरिका हमेशा आरोप लगाता है करेंसी मैनिपुलेशन का, इसमें कोई नई बात नहीं है। चाइना एक कंट्री है जिसपे अमेरिका ने मैनिपुलेशन का बार बार आरोप लगाया है, हर महीने में 4-5 बार आरोप एक नॉर्मल है, अमेरिका लगाते रहता है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, ये सब अमेरिका के ही एजेंसी है, वर्ल्ड की जो एजेंसी के रूप में काम करने वाली न होके अमेरिका की एजेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अमेरिका जैसे चाहता है उस हिसाब से आईएमएफ रिपोर्ट तैयार करता है और बोलता है। तो चीन पे तो हमेशा करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाते रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चीन को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ये क्या होते हैं, इसको समझना है तो उसके बाद आप पूरा मामला समझ जाएंगे। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जो रुपए की या डॉलर की खरीदी बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है वो एक्सचेंज रेट कहलाते हैं। उसका निर्धारण कौन करता है, निर्धारण करेगा जो बाजार है वो डिसाइड करता है। बाजार क्या होते हैं, तो बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सामानों की खरीदी बिक्री होती है। या तो बाजार फिजिकल फॉर्म में दिखाई देंगे या तो डिजिटल फॉर्म में दिखाई देंगे। जो फिजिकल फॉर्म में है, आप जाते हैं शॉपिंग करने, जो दुकान दिख रहा है आपको, ये हाट जा रहे हैं, सब्जी उब्जी बाजार जा रहे हैं, तो वो सब फिजिकल फॉर्म में है जहाँ पे आप उपस्थित होकर सामानों की खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो बाजार है। और दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सामान खरीद रहे हैं, ये डिजिटल फॉर्म में है जहां पे विक्रेता से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आप सीधा जाके शॉपिंग नहीं कर रहे फिजिकल फॉर्म में, आप क्या है डिजिटल तरीके से खरीदी कर रहे हैं। तो बाजार है, बाजार के आज का जो फॉर्म है वो डिजिटलाइज है, डिजिटल फॉर्म ज्यादा उभरे हुए हैं।
तो बाजार है, तो बाजार में क्या नियम चलते हैं इकोनॉमिक्स में? आप बोलेंगे बाजार में चलते हैं नियम डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई, मांग है तभी आपूर्ति है तभी मांग है। डिमांड एंड सप्लाई सीधा याद रखिए, पूरा इकोनॉमिक्स हो, रुपए हो, विषय वस्तु हो, सेवा हो, सारा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो एक्सचेंज रेट भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो क्या बोलेंगे, जैसे एक्सचेंज रेट में ये विशेष रूप से मुद्रा से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल करेंसी से जुड़ा हुआ है। एक साइड देशी करेंसी है, क्या बोलेंगे, देश की मुद्रा, और दूसरे साइड क्या बोलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में क्या क्या है, तो डॉलर है, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग जिसको बोलते हैं, यूरो, एन, ये है आपका इंटरनेशनल मुद्रा करेंसी है। भारत का रुपए शामिल नहीं है इसमें। अब देशी मुद्रा में भारत का एक साइड देशी है, मतलब हर देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, उसको देशी मुद्रा बोलते हैं, लोकल करेंसी है। तो भारत का भी है रुपया। अब क्या है देखेंगे यहाँ पे कि जो 70 रुपए है, मान लीजिए 70 रुपया में आप $1 खरीदते हैं। $1 आपने क्या किया, 70 रुपए दिया और $1 खरीदा। अब क्या हुआ, 80 रुपए, डॉलर महंगा हो गया। अब आपको 80 रुपए देना होगा और $1 खरीदना होगा। ध्यान से देखिएगा, बस कंसेप्ट यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आपने पहले 70 रुपया दिया, आज था डॉलर का दाम कि आप 70 रुपया देंगे और बाजार से खरीद लेंगे $1, ठीक है। कल के डेट में 80 रुपये हो गया डॉलर, तो डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो पहले क्या था इस वाले मामले में, देखिएगा कि $1 70 रुपए का था डॉलर। अब क्या हुआ, $1 80 रुपए में हो गया। तो डॉलर तो आपको कम मिलेगा। अब 80 रुपए में आपको $1 मिल रहा है, अर्थात अगर आप 70 रुपया खर्च करेंगे तो अब डॉलर क्या होगा, अगर 1/70 रुपया कर दिया जाए तो डॉलर आपको कम मिलेंगे। बिल्कुल है कि आपको अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये 10 रुपए के आप दिए तब जाके $1 मिला। इसे बोलते हैं रुपए का डिवैल्यूएशन, की गिरा। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई निर्धारित कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार गिरा दे तो क्या होगा। अब ध्यान से हमको यही देखना है कि जो 10 रुपए है इसका मूल्य कौन गिरा रहा है, सरकार गिराती है, जो सरकार की आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन है वो गिराते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड और सप्लाई गिरा रहे हैं। डिमांड और सप्लाई गिरा है, इस ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। आज सप्लाई है, कल डिमांड बढ़ेगा, कल डिमांड होगा सप्लाई। लेकिन अगर सरकार गिरा रही है कि आज 10 रुपए फिर 20 रुपए, जानबूझ के डॉलर को महंगा कर रही है। चीन करते रहता है, भारत पे तो एक नॉर्मल कभी कभार ही आरोप लगते हैं। चीन का नॉर्मल है कि डॉलर का दाम जानबूझ के बढ़ाता है। तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है। अब समझते हैं कंसेप्ट, इससे क्या होता है। इससे हुआ आपको अधिक 10 रुपए देने पड़े, ठीक है। अब 80 रुपए है, एक साइड रुपए है, ये रुपए करिएगा, और इस साइड है डॉलर। अब $1 है, तो देखिए डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने के कारण क्या होता है, आयात कम हो जाएगा। एक साइड आयात है, दूसरे साइड निर्यात है, इसको भी समझना है। अगर डॉलर महंगा होगा तो आयात क्या होता है, वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी में सबसे अधिक वैल्यू वाली करेंसी है डॉलर, सबसे अधिक चलन में है डॉलर। हर कंट्री भुगतान करता है अपना डॉलर में, हर कंट्री डॉलर का डिमांड करता है। तो डॉलर क्या है, सबसे पावरफुल करेंसी के रूप में जाना जाता है। डॉलर का भुगतान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वीकृत किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। अगर डॉलर महंगा होगा तो डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या होगा, मान लेते हैं कोई एक कपड़ा वाला कंपनी था भारत के अंदर, इंडिया के अंदर है, आई फॉर इंडिया, इधर से अमेरिका है। तो ये पहले सामान मंगाता था, इंडिया कहाँ से मंगाता था, अमेरिका से, यूएस से। तो 70 रुपए में मंगा रहा था, $1 दे रहा है। अगर एक कपड़ा का कीमत 70 रुपए मान लो तो एक कपड़ा मंगा लिया, लेकिन अब तो उसे 80 रुपए देने पड़ेंगे सेम कपड़ा के लिए, तो डॉलर महंगा हो गया। तो इंडिया वाला कोशिश करेगा ये इंडिया की कम आयात हो, तो आयात क्या हो गया, महंगे हो जाते हैं, आयात महंगे हो गए। और इसका उल्टा करेंगे, निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि रुपए सस्ता हो गया, निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा।
तो एक साइड रुपए सस्ते हुए और दूसरे साइड डॉलर महंगा हो गया। रुपए सस्ता हुआ, डॉलर महंगा हो गया, आयात महंगे हो गए, निर्यात बढ़ गया। चीन यही करता है। चीन अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या करता है, करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यूएशन करता है। पूरा रुपए को, सॉरी, उसकी जो करेंसी है जानबूझ के डिवैल्यूएशन करता है। भारत ऐसा नहीं करता है, बाजार और सप्लाई के आधार पे चलता है, इंटरनेशनल कानून लॉ के अनुसार चलता है भारत, हमेशा से यही है भारत का सिद्धांत। तो चाइना तो अपना निर्यात बढ़ाता है, इसी करके बहुत अधिक निर्यात है उसका इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन भारत का उतना निर्यात नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर भारत रुपए का डेप्रिसिएशन करता, डिवैल्यूएशन करता, रुपए को गिराता कि 70 रुपए था अब 80 रुपए है, 90 रुपए, लग रहा है रुपए बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में रुपए नहीं बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, महंगा कौन हो रहा है, पहले 70 रुपए था $1, अब 80 रुपए में $1, अब 90 रुपए में। आपको अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो खर्च करने पड़ रहे हैं, तो रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, डिवैल्यूएशन। तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है। कंसेप्ट क्या है कि रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ या रुपए सस्ते हुए, तो दूसरे साइड कर देंगे आप कि एक्सचेंज रेट बढ़े, एक्सचेंज रेट बढ़े। और ये सारा खेल किस लिए है कि आयात कम कराए और देश एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट कम कराए, एक्सपोर्ट ज्यादा कराए। समय समय पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अंतर होता है, इसको बैलेंस करने के लिए कंट्री क्या करती है, तो डेप्रिसिएशन कर देती है अपनी लोकल करेंसी को, अपनी लोकल करेंसी को डेप्रिसिएशन करती है। तो ये है, इंटरनेशनल लेवल पे तो प्रभावित होते हैं, लेकिन भारत के अंदर या कंट्री के अंदर रुपए किसी भी तरीके से डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन को प्रभावित नहीं करता, महंगाई से देश के अंदर कोई प्रभावित नहीं होता। हाँ, अगर आयात महंगे होंगे तो इन्फ्लेशन महंगा हो सकता है, अगर कच्चे माल महंगे हों। बस आपको इतना समझना है कि रुपए सस्ते हो रहे हैं, रुपए में गिरावट आ रही है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, रुपए का गिरावट लगातार जारी है। दूसरी साइड डॉलर की कीमत बढ़ रही है, अर्थात एक्सचेंज रेट बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर डॉलर का डिमांड बढ़ जाए तो डॉलर क्या होगा, मजबूत स्थिति में आ जाएगा, और दूसरे साइड जो करेंसी है उसमें गिरावट आता है, तो दोनों एक दूसरे के विलोम में चलते हैं। एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो देश की करेंसी में गिरावट आ रहा है। तो पूरा मामला यही था, आरोप लगा है, तो भारत ने खारिज कर दिया है इसको। और भारत क्यों ना खारिज करे, भारत अकेला ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल कानून नियम के हिसाब से चलता है, और समय समय पे वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री कोशिश करते हैं भारत को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस पे एक आरोप लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे एफडीआई है, एफडीआई बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, मान लेते हैं $100 बिलियन आ रहा है, क्या आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो भारत के अंदर डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर क्या होगा, मजबूत स्थिति में होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ते जा रहा है भारत के लिए, तो डॉलर में वृद्धि हुई, लेकिन रुपए की भी क्या होगी, तो अगर इसमें वृद्धि हुई तो रुपए में कमी आएगी। इसका मतलब है भारत का जो मजबूत स्थिति है इंटरनेशनल लेवल पे, एफडीआई आकर्षित करने में वो मजबूत स्थिति में रहता है, अर्थात एफडीआई को आकर्षित कर रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कैसे एफडीआई आ रहे हैं, कि विदेशी इन्वेस्टर भारत पे कैसे भरोसा कर रहे हैं, क्या सरकार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, कि यहाँ के प्रोडक्ट पे, सामानों पे किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे भी करें, भारत में डॉलर आया, लेकिन डिमांड भारत के अंदर किस चीज का है, तो भारत के अंदर तो चल रहे हैं रुपए और डॉलर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भी खरीदी बिक्री होंगे, कि डॉलर खरीदे जाएंगे और रुपए बेचे जाएंगे, या तो रुपए को खरीदा जाएगा, डॉलर को बेचा जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, या बेचे जाएंगे। तो देखिए भारत में डॉलर तो चलन में नहीं है, डॉलर आ रहा है भारत के अंदर $100 बिलियन। एक डॉलर किस में कन्वर्ट होंगे, पहले डॉलर कन्वर्ट होगा रुपए में, इसका मतलब है रुपए की मांग बढ़ गई। कंसेप्ट देखना है बहुत अच्छे से आपको। भारत में डॉलर चलन में नहीं है, भारत में जो $100 बिलियन आ रहे हैं, पहले डॉलर कन्वर्ट होंगे रुपए में। कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, जिसके पास क्या है, रुपए हैं, रुपए हों वो दे देगा, इसके बाद वो देश के अंदर चलन में आएंगे। तो वो यहाँ पे रुपए में वृद्धि हुई, रुपए में वृद्धि हुई तो ऑटोमेटिक डॉलर में कमी आएगी। ठीक है,
और डॉलर में वृद्धि होती है तो रुपए क्या होता है, कमी आती है। ये उल्टा स्थिति कर देंगे जब देश से आउटफ्लो होते हैं। आउटफ्लो, जब देश से पैसा बाहर जा रहा है तो रुपए से कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, डॉलर फिर चला जाएगा किसी दूसरी कंट्री में, या आउटफ्लो हो जा रहा है। तो ये है मामला। दूसरे साइड रिपोर्ट का एक भाग देख लेते हैं। उसमें काफी प्रशंसा की गई है, भारत की जम के तारीफ की गई है। रिपोर्ट का दूसरा पहलू, एक साइड तो निगेटिव पहलू था, दूसरे साइड पॉजिटिव पहलू है। जो आईएमएफ का पॉजिटिव पहलू जो है कि विश्व का 16% ग्रोथ, वर्ल्ड का क्या बोलेंगे, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ग्रोथ जो भी हो रहे हैं उसका 16% अकेले भारत दे रहा है। ठीक है, मतलब पूरा वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं, 193 कंट्री, इसका 16% ग्रोथ रेट अकेले भारत में है। इसका मतलब क्या है कि आप समझिए, विश्व के ग्रोथ रेट का सबसे ज्यादा जो उम्मीद वाला है वो है भारत, कंट्रीब्यूशन करने वाला भारत है। भारत का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वस्तु हो, सेवा हो, सरकार की स्टेबिलिटी हो, एफडीआई हो, कंजप्शन करने में, हर चीज में। तो विश्व का 16% ग्रोथ रेट भारत का दिखा रहा है। पहला में ये बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है राजकोष, जो फिजिकल चीज है, राजकोष की स्थिरता है। राजकोष सेकंड में कि राजकोष की स्थिरता है, अर्थात सरकार का जो खर्च है, ऋण है, कंट्रोल में है। ये समझिए कुल मिला के सरकार का ऋण कंट्रोल में है। ठीक है, एक्सेस खर्च नहीं है, सरकार धीरे धीरे राजकोष को कंट्रोल कर रही है, ऋण लेने में एकदम फुल तरीके से नियंत्रण है। थर्ड बोल रहा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, डिजिटलाइजेशन को तेजी से बढ़ावा दिया गया, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। इसमें शामिल क्या क्या है तो बोलेंगे सड़क है, रोड, बिजली है, सड़क, बिजली, पानी, बंदरगाह, रेल हो, सारे चीज, आधारभूत ढांचा, बैंकिंग भी शामिल है। तो आधारभूत ढांचा में बैंक हो, सड़क हो, बिजली हो, बंदरगाह हो, जल मार्ग हो, हवाई जहाज हो, हवाई अड्डे, सब में तेजी से विकास हुआ है भारत का। दूसरी ओर डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मतलब बोलेंगे 5G 4G जैसे उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, केबल, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है भारत का, तीव्र गति से हो रहा है। तो इन दोनों में तेजी से बढ़ावा हुआ। चौथा बोलेंगे समावेशी विकास हुआ। समावेशी मतलब सबका विकास, हर वर्ग का विकास, गरीब हो, अमीर हो, मध्य वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, समावेशी विकास, सबका विकास। तो भारत तेजी से समावेशी विकास भी कर रहा है। और वित्त स्थिरता भी है। चौथा पांचवा बोलिए, वित्त स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लगातार भारत में एफडीआई बढ़ रहा है, भारत में एफडीआई बढ़ रहा है, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनका भारत पे विश्वास लगातार बना हुआ है। तो एक साइड जम के तारीफ भी की गई है, आलोचना भी की गई है। इसमें और कुछ निगेटिव पॉइंट डाला गया है कि आगे क्या करना चाहिए भारत को, ये बताया गया। जैसे अभी क्लाइमेट इशू है, क्लाइमेट चेंज को लेके, पर्यावरण को लेके, और थोड़ा सा गरीबी की, और गरीबी पे काम करना होगा भारत को। क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु पर परिवर्तन से हो रहे नुकसान पे भी विशेष रूप से सरकार को काम करना होगा ताकि प्रभाव कम पड़े। ओवरऑल ये है आईएमएफ का रिपोर्ट। बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।